अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शोल्डर आर्थोसिस को डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एल्बो ऑर्थोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास एल्बो ऑर्थोसिस है डैट इज़ पोस्टीरियर एल्बो स्प्लिंट। पोस्टीरियर एल्बो स्प्लिंट का काम ये है कि ये हमारी एल्बो को सपोर्ट करता है और रेस्ट प्रोवाइड करता है ताकि उसके अंदर अगर कोई पेन वगैरह हो रही है तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, साथ ही हमारी एल्बो को इमोबिलाइज करता है ताकि पेन वगैरह ठीक हो जाए। ठीक है, और एल्बो एक्सटेंशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, याद रखना है आपने, पोस्टीरियर एल्बो स्प्लिंट का काम है कि वो एल्बो एक्सटेंशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एल्बो ऑर्थोसिस हम किन किन कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है पेशेंट को तो हम यूज़ कर सकते हैं पोस्टीरियर एल्बो स्प्लिंट। ठीक है, या अगर किसी पर्सन की कोई एल्बो सर्जरी हुई है जैसे अल्नर नर्व ट्रांसपोजिशन या टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ है या नर्व रिपेयर हुई है तो हम पोस्टीरियर एल्बो स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्नर नर्व ट्रांसपोजिशन क्या होती है? अल्नर नर्व ट्रांसपोजिशन होती है कि हम अल्नर नर्व की थोड़ी सी पोजीशन को चेंज करते हैं ताकि अल्नर नर्व के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है टेंडन ट्रांसप्लांट। टेंडन ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि टेंडन ट्रांसप्लांट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टेंडन सही से काम नहीं कर रहा तो हम कोई दूसरा टेंडन जिसे हम फंक्शनिंग टेंडन कहते हैं जो सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, उसको उसकी ओरिजिनल अटैचमेंट से रिमूव करके उस जगह पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे कोई टेंडन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेंडन ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है डैट इज़ एंटीरियर स्टैटिक एल्बो स्प्लिंट। ठीक है, पोस्टीरियर एल्बो स्प्लिंट जो था वो एक्सटेंशन को ब्लॉक कर रहा था जबकि इंटीरियर स्टैटिक एल्बो स्प्लिंट फ्लेक्जन को ब्लॉक करता है, एल्बो फ्लेक्जन को ब्लॉक करता है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि अगर एल्बो फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं तो उसको प्रिवेंट करता है और करेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेशंस की। अगर तो बर्न्स हो गए हैं, एल्बो पे बर्न्स वगैरह हो गए हैं तो हम इंटीरियर स्टैटिक एल्बो स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अल्नर नर्व की इंट्रैपमेंट हो गई है जो कि क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में होती है। ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं इंटीरियर स्टैटिक एल्बो स्प्लिंट। इसके अलावा अगर कैप्सूल की टाइटनेस हो गई है तो हम इंटीरियर स्टैटिक एल्बो स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एल्बो की सर्जरी हुई है जैसे ट्राइसेप रप्चर हो गया तो उसकी सर्जरी हुई है, ट्यूमर रिसेक्शन हुआ है। ट्यूमर रिसेक्शन क्या होता है? ट्यूमर रिसेक्शन में हम सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव करते हैं। ठीक है, रिसेक्शन का मतलब होता है रिमूवल मीन रिमूव करना और ट्यूमर मीन ट्यूमर को। ठीक है, और अगर टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी वगैरह हुई है तो हम एंटीरियर स्टैटिक एल्बो स्प्लिंट यूज़ करते हैं। ठीक है, टोटल एल्बो आर्थ्रोप्लास्टी भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एडवांस्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह को ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एल्बो ऑर्थोसिस के अंदर नेक्स्ट जो ऑर्थोसिस आ जाता है डैट इज़ एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस। ठीक है, इसे हम एल्बो फ्लेक्जन स्प्लिंट भी बोलते हैं। ठीक है, और एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस भी बोलते हैं। ये प्रोग्रेसिव होता है इन नेचर। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका हमने ना पढ़ा हुआ कि दो तरह के ऑर्थोसिस होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। ठीक है, एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस जो है वो स्टैटिक स्प्लिंट है। स्टैटिक मीन्स कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ इमोबिलाइज करना है। ठीक है, मूवमेंट करना नहीं है, जबकि जो डायनेमिक स्प्लिंट होता है उसका काम मूवमेंट करना होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है? एल्बो फ्लेक्जन की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और अगर हमने आपको पता ही है कि हम अगर मैनुअली इंक्रीज़ नहीं हो रही रेंज ऑफ मोशन तो हम सर्जरी करके भी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सर्जिकली रेंज ऑफ मोशन हमने इंक्रीज़ किया एल्बो की तो ये उसको मेंटेन करने में भी हेल्प आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस की इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस के अंदर आ जाता है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अगर कोई इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया तो हम एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जो कि जॉइंट की सरफेस को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, इन फ्रैक्चर्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज भी समहाउ डैमेज हो रहा होता है। ठीक है, और इनको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल फ्रैक्चर। अगर कोई मल्टीपल ट्रोमा हुआ है तो भी हम एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस को यूज़ कर सकते हैं। कैप्सूल की टाइटनेस हो गई है तो भी हम एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो गया है तो भी हम एल्बो फ्लेक्शन स्प्लिंट, हार्नेस स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो गया है देन भी हम ये वाला स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है डैट इज़ टेनिस एल्बो स्ट्रैप। टेनिस एल्बो स्ट्रैप हमें नाम से पता चल रहा है कि टेनिस एल्बो की जो कंडीशन होती है जिसे हम लेटरल एपिकोंडाइलिटिस भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारी एल्बो की लेटरल साइड के ऊपर पेन आ रही होती है, ठीक है, और टेंडरनेस हुई होती है। और ये होती क्यों है? रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से हैंड की, ठीक है, रेपिटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो टेनिस एल्बो स्ट्रैप हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हमारी एल्बो की लेटरल साइड पे पेन या इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। और इसकी इंडिकेशन वही है कि अगर हमारा कॉमन टेंडन ओरिजिन जो है, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है तो हम टेनिस एल्बो स्ट्रैप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है एल्बो ऑर्थोसिस के अंदर डैट इज़ कोकअप स्प्लिंट, ठीक है। कोकअप स्प्लिंट भी स्टैटिक होता है इन नेचर। स्टैटिक मैंने आपको भी बताया वो स्प्लिंट होता है जो ओनली रेस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट हमारी जो एल्बो है उसको इमोबिलाइज करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोकअप स्प्लिंट के डिफरेंट नेम्स कौन से हैं, ठीक है। कोकअप स्प्लिंट को हम वोलर या पाल्मर रिस्ट स्प्लिंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम वोलर रिस्ट कोकअप स्प्लिंट भी बोलते हैं, ठीक है। रिस्ट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ड्रॉप रिस्ट स्प्लिंट भी बोलते हैं, कार्पल टनल स्प्लिंट भी बोलते हैं, ठीक है। रिस्ट एक्सटेंशन इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट भी बोलते हैं, ठीक है। वर्क स्प्लिंट भी बोलते हैं, अल्नर गटर स्प्लिंट भी बोलते हैं और रेडियल गटर स्प्लिंट भी बोलते हैं। ये सारे कोकअप स्प्लिंट के नेम्स हैं, आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोकअप स्प्लिंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। कोकअप स्प्लिंट का ऑब्जेक्टिव है कि इसने पेन को कम करना है और इन्फ्लेमेशन को कम करना है, ठीक है। साथ ही साथ ये जॉइंट डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जॉइंट डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हैंड के फंक्शन को प्रमोट करता है, कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करता है और करेक्ट करता है, ठीक है। और आउट ट्रिगर्स के लिए बेस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिकेशंस क्या हैं कोकअप स्प्लिंट की। कोकअप स्प्लिंट की इंडिकेशन है कि अगर टेंडनाइटिस हो गया या टीनोसाइनोवाइटिस हो गया रिस्ट के टेंडन का तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। टेंडनाइटिस क्या होता है? टेंडन की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और टीनोसाइनोवाइटिस क्या होता है? टीनोसाइनोवाइटिस होता है कि इन्फ्लेमेशन भी और स्वेलिंग भी हो गई है टेंडन की, ठीक है। और इसकी वजह से ये होती क्यों है? रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, जैसे टैपिंग वगैरह, ठीक है। जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में जैसे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उन कंडीशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्किन ग्राफ्टिंग हुई है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनस्टेबल रिस्ट जॉइंट के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कोकअप स्प्लिंट को, ठीक है। रिस्ट का स्प्रेन हो गया है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रिस्ट के एक्सटेंसर मसल्स पैरालाइज हो गए हैं, ये वीक हो गए हैं तो भी हम कोकअप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्जेनिटल हैंड डिफॉर्मिटी है तो भी हम कोकअप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। और वोलर स्टाइल है फ्लैक्जन आउट्रिगर्स का तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। या डोर्सल स्टाइल है एक्सटेंशन आउट्रिगर्स का तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आउट्रिगर्स जो है ना ये स्प्लिंट का एक पार्ट को बोलते हैं, उसका नेम है, ठीक है। ये सारी की सारी इंडिकेशंस है कोकअप स्प्लिंट के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्प्लिंट की बात करते हैं डैट इज़ गोनलेट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट। गोनलेट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट को हम सर्कमफेरेंशियल वर्किंग स्प्लिंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? ये रिस्ट की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम इंडिकेशंस देख लेते हैं। गोनलेट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट की इंडिकेशंस हैं कि हम रिस्ट आर्थोडिसिस से पहले इसको एज अ इवैल्यूएशन टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। रिस्ट आर्थोडिसिस क्या है? रिस्ट आर्थोडिसिस को हम रिस्ट फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम रिस्ट जॉइंट को इमोबिलाइज करते हैं। इमोबिलाइज किस तरह करते हैं? हमारी जो रेडियस बोन है उसको हम कार्पल बोन्स के साथ फ्यूज़ करके रिस्ट जॉइंट को इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये हम रिस्ट आर्थराइटिस की कंडीशंस के अंदर या रिस्ट फ्रैक्चर या अगर कोई सीवियर लिगामेंट की इंजरी हो गई या उन कंडीशंस के अंदर हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, गोनलेट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट हम और कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हमारी जो रेडियस है उसका फ्रैक्चर हो गया या बेस ऑफ मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हो गया तो उसको स्टेबलाइज और इमोबिलाइज करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्प्लिंट आ जाता है डैट इज़ डायनामिक रिस्ट एक्सटेंशन स्प्लिंट। डायनामिक रिस्ट एक्सटेंशन स्प्लिंट का काम ये है
कि ये हमारी रिस्ट को पैसिवली एक्सटेंड करता है, ठीक है, और एक्टिव रिस्ट फ्लेक्शन अलाउ करता है, ठीक है। और दूसरा इसका काम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्चर होने से बचाता है रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स का, ठीक है। अच्छा, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस में आ जाता है कि अगर रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स वीक हैं या पैरालाइज हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और रेडियल नर्व पाल्सी के केस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्प्लिंट आ जाता है डैट इज स्टैटिक रिस्ट राइटिंग या पेंटिंग आर्थोसिस भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रिस्ट स्प्लिंटिंग। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये हमारी रिस्ट को इस तरह पोजीशन करता है कि हम उससे लिख भी सकें, ड्रॉ भी कर सकें और पेंट भी कर सकें, ठीक है। फंक्शनल एक्सटेंशन की पोजीशन में रखता है ताकि हम राइटिंग भी कर सकें, ड्राइंग भी कर सकें और पेंटिंग भी कर सकें, ठीक है। और ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है पेन, पेंसिल और इरेज़र वगैरह को, ठीक है। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इसकी इंडिकेशंस ये हैं कि अगर C5 के लेवल पे या C5 के लेवल से अबव स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है और हमारे रिस्ट के एक्सटेंसर मसल्स पैरालाइज हो गए हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे आज के एल्बो आर्थोसिस, ठीक है। आज हमने हाफ एल्बो आर्थोसिस डिस्कस किए हैं, बाकी हाफ जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे।